तो मैंने देखा कि क्लास 9 के बच्चे ना रट लेते हैं कि भैया पोल्स में ज्यादा है, इक्वेटर में कम है। इसीलिए मैंने हर एक चीज आपको विद रीजंस बताया है। ऑब्वियसली अब जैसे मुझे रीजंस आपको बताना है तो चीजों का डेरिवेशन मैंने आपको दिखाया है, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी वगैरह भी हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को एक्सप्रेस किया है। तो एट द फर्स्ट ग्लांस थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बट अगर आप हर एक चीज को अच्छे से नोट करेंगे, समझ के वीडियो को थोड़े बहुत रिवाइंड करके देखेंगे, एक बार अगर समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा अगर अपने एंड से एफर्ट देंगे, तो आई कैन अश्योर यू कि आफ्टर अटेंडिंग दिस लेक्चर्स ग्रेविटेशन चैप्टर आपका ऐसे डेवलप हो जाएगा कि आपको फ्यूचर में भी ग्रेविटेशन से कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। कुछ अच्छे एग्जाम्स में भी आप बैठोगे तो आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे क्योंकि आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। मेरा पर्पस सिर्फ इतना ही था कि आपको चैप्टर बहुत ही अच्छे से चमके एंड चीजों को आप फील कर पाए rather देन सिर्फ और सिर्फ रट लेने। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ ग्रेविटेशन। आई होप आपने पहला वाला लेक्चर बहुत ही अच्छे से देख लिया होगा, उसके नोट्स अच्छे से आपने रिवाइज कर लिए होंगे। इन द फर्स्ट लेक्चर हमने क्या डिस्कस किया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड सम प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू ग्रेविटेशनल फोर्स। आज के लेक्चर में हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिस्कस करने वाले हैं एंड जितने भी फैक्टर्स है अफेक्टिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे हाइट, डेप्थ, शेप ऑफ द अर्थ, हम इसको थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज करेंगे। शायद इतना डिटेल आपको क्लास 9 के लिए रिक्वायर्ड नहीं होगा, बट अभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं ना क्लास 9th एंड 10th लेवल के, जैसे NTSC, NSC, GS, उसमें काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सो थोड़ा सा अगर हम एक्स्ट्रा कर लेंगे तो हमको क्लैरिटी आ जाएगा कि इन रियलिटी यहाँ पे हो क्या रहा है। सो माय नेम इज सौहार्दो एंड विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक सबसे पहला है जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। सो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ क्या न्यूटन सेकेंड लॉ। देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ आपको पता होगा कि इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m, हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स F अप्लाई कर दिया। अब इनिशियली तो ये ऑब्जेक्ट कैसे था, रेस्ट पे था। तो जैसे ही आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करोगे, इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा एंड बिकॉज ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 0 से कुछ v वेलोसिटी तक इंक्रीज हो रहा है मान लीजिए, तो क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट में, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। एंड हमें पता है कि फोर्स इज द कॉज ऑफ एक्सीलरेशन। सो व्हेनेवर यू अप्लाई अ फोर्स F ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, कैन यू कैलकुलेट द एक्सीलरेशन? यस, यू कैन कैलकुलेट द एक्सीलरेशन विल बी गिवन बाय फोर्स पर यूनिट मास। यहाँ से हमने दो बातें समझे कि फोर्स इज द कॉज ऑफ एक्सीलरेशन एंड अगर आप किसी F फोर्स की वजह से जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो फाइंड आउट करना चाहते हो, तो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फाइंड आउट करना चाहते हो उसका मास से उसको डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे भी हम सेम एल्गोरिथम फॉलो करेंगे। पहले हमें फोर्स फाइंड आउट करना है, फिर जिस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन चाहिए उसके मास से डिवाइड कर देंगे। एंड क्योंकि यहाँ पे हमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहिए, मतलब ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए, तो एल्गोरिथम क्या होगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप क्रोनोलॉजी क्या होगा, सबसे पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर अगर आपको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहिए, इस ग्रेविटेशनल फोर्स को मास से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना? अच्छा, अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कौन से सिचुएशन में हम फाइंड आउट करना चाहते हैं? एक काम करते हैं, हम एक जनरल प्लैनेट कंसीडर कर लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ अर्थ के लिए वैलिड हो ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो मान लेते हैं कि वी हैव अ प्लैनेट, वी हैव अ प्लैनेट ऑफ मास m एंड रेडियस r। ठीक है ना? ये पहला एजम्पशन हमने ले लिया कि मान लीजिए अपने पास एक प्लैनेट है जिसका मास कितना है, कैपिटल M, एंड रेडियस कितना है, मान लीजिए कैपिटल R। कोई दिक्कत नहीं है। और एक क्या कर सकते हैं, हम जो ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, मान लीजिए हम इसे काफ़ी केसेस में डिवाइड कर देते, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप एक तो सरफेस में फाइंड आउट कर सकते हो, सरफेस ऑफ द प्लैनेट पे, एक तो डेप्थ पे, एक तो हाइट पे। सो अपना जो पहला केस है दैट इज ऑन द सरफेस। पहले आप देख लीजिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ, फिर वीडियो को पॉज करके आप खुद कर लीजिएगा। ऑन द सरफेस, सो पहले ऑन द सरफेस हम देखना चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि वी आर कंसिडरिंग अ पॉइंट ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन द सरफेस। भैया पॉइंट ऑब्जेक्ट ही क्यों? क्योंकि अगर वहाँ पे भी स्पेरिकल ऑब्जेक्ट मान लेंगे तो उसका भी रेडियस को कैलकुलेशन में लेना पड़ेगा, अननेसेसरी कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। सो वी आर कंसिडरिंग अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m इज केप्ट ऑन द सरफेस। सो सिचुएशन क्या है, समझ में आ गया? एक स्पेरिकल प्लैनेट है अपने पास जिसका खुद का मास है कैपिटल M एंड रेडियस कितना है, कैपिटल R, एंड देयर इज अ मास स्मॉल m दैट इज केप्ट ऑन द सरफेस।
अब आपको याद होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से जो स्मॉल r होता था वो क्या होता था, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट तो प्लैनेट खुद है एंड एक ऑब्जेक्ट इज दिस वन। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, इसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं ना। स्मॉल r इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू मासेस। एंड यहाँ पे अगर दोनों मासेस को मैं ड्रॉ करूँ तो मान लीजिए कि क्योंकि ये स्पीयर है ना, तो इस प्लैनेट का मास कुछ है कैपिटल M, तो क्या मैं मान सकता हूँ कि ये पूरा मास कंसेंट्रेटेड है एट द सेंटर, है ना। मतलब इस सिचुएशन को क्या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि मान लेते हैं कि एक मास था कैपिटल M, एक मास था स्मॉल m, एंड उनके बीच में कुछ डिस्टेंस था स्मॉल r। एंड इस सिचुएशन में ये सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक ये जो डिस्टेंस है जिसको हम इन जनरल स्मॉल r बोलते थे, इस सिचुएशन में दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द प्लैनेट इटसेल्फ, है ना। दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द प्लैनेट। स्मॉल r तो एक जनरल डिस्टेंस था इस ये वाले फॉर्मूले में, g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में दो मासेस है, एक मास ऑफ द प्लैनेट कैपिटल M। अच्छा, मास ऑफ द प्लैनेट को भैया आप सेंटर पे क्यों मान रहे हो, ये तो पूरे प्लैनेट का मास है। देखिए क्योंकि ये पूरा सिमेट्रिक प्लैनेट है, पूरा स्पेरिकल है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि दिस पॉइंट द सेंटर इज द सेंटर ऑफ मास, एंड सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि पूरा मास ऑफ द प्लैनेट उसी पॉइंट में कंसेंट्रेटेड है। कुछ ऐसा कुछ सिचुएशन यहाँ पे आ रहा है, अच्छी बात है। अब क्या मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई कर सकता हूँ? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा, देखिए इस मास को टुवर्ड्स द सेंटर पुल किया जाता है विद सम फोर्स, एंड ये मास भी अर्थ के सेंटर को, अर्थ नहीं प्लैनेट के सेंटर को पुल करता है विद सम फोर्स, है ना। ये तो प्लैनेट है एंड दिस इज द मास, द सेंटर ऑफ द प्लैनेट इज पुलिंग दिस मास विद सम फोर्स, दिस मास इज ऑल्सो पुलिंग द सेंटर ऑफ द प्लैनेट। ये जो फोर्स का वैल्यू है इसी को कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले, क्योंकि हम अल्टीमेटली एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो पहले फोर्स कैलकुलेट करते हैं। कौन से फॉर्मूले से? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। कैपिटल G, फिर मासेस है, दो मासेस, एक तो है कैपिटल M, एक तो है स्मॉल m, है ना, m1 m2। एक है कैपिटल M, मान लीजिए दिस इज m1 दिस इज m2, बाई आर स्क्वायर। इन जनरल तो आर स्क्वायर, बट यहाँ पे r का वैल्यू क्या है? इक्वल टू द रेडियस। व्हाट इज दिस r? इन जनरल स्मॉल r इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू मासेस। एक मास यहाँ पे, एक मास यहाँ पे, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? दैट इज इक्वल टू द रेडियस। सो हियर द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू मासेस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ प्लैनेट इन दिस सिचुएशन, है ना। ओके, सो दिस इज द फोर्स दैट इज, दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग बिटवीन देम। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक स्पेरिकल प्लैनेट था जिसका खुद का मास है कैपिटल M, रेडियस है r, अ स्मॉल मास m इज केप्ट ऑन द सरफेस, तो सेंटर ऑफ द प्लैनेट इसको पुल करेगा विथ सम फोर्स F, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एंड ये मास भी सेंटर ऑफ द प्लैनेट को पुल करेगा विथ सम फोर्स F। इस फोर्स का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। समझ में आ रहा है? ओके, एंड इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द प्लैनेट। अच्छा, अब क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? कैन आई फाइंड आउट द एक्सीलरेशन कॉज्ड बाय दिस फोर्स? एक्सीलरेशन कॉज्ड बाय दिस फोर्स ऑन मास m। देखिए m मास के ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा है, क्या उसके वजह से एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं? एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा? फोर्स बाय किसके ऊपर एक्सीलरेशन चाहिए? स्मॉल m के ऊपर एक्सीलरेशन चाहिए। हम कौन सा एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब प्लैनेट इस ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m को कितने फोर्स से पुल कर रहा है? कैपिटल F, एंड कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ऑन दिस स्मॉल m, इसका एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि प्लैनेट का तो काफ़ी नेग्लिजिबल होगा। तो ये कितना आएगा? देखिए यहाँ से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं ना, अगर m को यहाँ पे लेके जाए, राइट। तो इतना करने की भी ज़रूरत नहीं था। मान लीजिए m को मैं राइट साइड, लेफ्ट साइड में लेके आ रहा हूँ, F बाई m इज इक्वल टू G कैपिटल M बाई आर स्क्वायर। सो डोंट यू थिंक दिस F बाई m इज द एक्सीलरेशन ऑफ मास m दैट कम्स आउट टू बी?
दिस मच। एंड ये जो एक्सीलरेशन है ये कौन से फोर्स ने कॉज किया? ग्रेविटेशनल फोर्स ने कॉज किया। इसीलिए इस एक्सीलरेशन को हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलेंगे। एंड इसको कौन से लेटर से डिनोट करेंगे? स्मॉल जी। वी वेरी केयरफुल, कैपिटल जी एंड स्मॉल जी अलग अलग है। सो हम बोल सकते हैं कि दिस एक्सीलरेशन इज कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, हेंस it is termed as acceleration due to gravity and denoted by g. So acceleration due to gravity comes out to be g capital M upon r square, where M is the mass of the planet and r is the radius of planet. मैं फिर से, पहले आप इतना नोट कर लो, मैं फिर से समराइज़ कर रहा हूँ। हमने यहाँ पे क्या किया, बहुत ही रैपिडली समराइज़ करने वाला हूँ। पहले आप इतना नोट कर लो, मैं अभी मिटाने वाला हूँ इसको। ओके, सो अपना पर्पस था एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करना। किसके ऊपर? ऑन अ मास स्मॉल m केप्ट ऑन द सरफेस। क्या क्या अजम्पशन लिया, क्या क्या हमने किया, मैं यहाँ पे समराइज़ कर रहा हूँ। आई हैव कंसिडर्ड अ स्पेरिकल प्लैनेट जिसका खुद का मास है कैपिटल M, खुद का रेडियस है r। दिस इज द सेंटर एंड हम मान सकते हैं कि इस सेंटर में पूरे प्लैनेट का मास कंसेंट्रेटेड है। ओके, आई हैव कंसिडर्ड अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ मास m ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट एंड ऑब्वियसली द प्लैनेट विल अट्रैक्ट दिस विथ सम फोर्स F। अब सिर्फ उसकी बात करते हैं क्योंकि उसके ऊपर ही फाइंड आउट करना है। अब ये फोर्स का वैल्यू कितना होगा? दिस फोर्स का वैल्यू कैन बी फाउंड आउट यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ पे स्मॉल m था, सेंटर में कितना था? कैपिटल M मास था। इनके बीच का डिस्टेंस कितना था? इनके बीच का डिस्टेंस था कैपिटल R, विच इज द रेडियस ऑफ द प्लैनेट। सो कैन आई अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? यस, एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज G m1 m2 बाई स्मॉल r स्क्वायर। स्मॉल r इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू मासेस। ओके, सो कैपिटल G तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एज इट इज। दोनों मासेस क्या है? एक मास है स्मॉल m, एक मास है कैपिटल M, एंड उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? कैपिटल R स्क्वायर, विच इज द रेडियस ऑफ द प्लैनेट। अच्छा, अब स्मॉल m के ऊपर हमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहिए। सो एक्सीलरेशन इज फोर्स बाय स्मॉल m। फोर्स कितना है? इतना, g स्मॉल m कैपिटल M बाय r स्क्वायर इंटू स्मॉल m। स्मॉल m ने स्मॉल m को मार दिया, सो दिस इज g कैपिटल M बाय r स्क्वायर। एंड बिकॉज दिस एक्सीलरेशन इज कॉज्ड ड्यू टू ग्रेविटी, सो वी कैन से दैट दिस इज g कैपिटल M बाय r स्क्वायर। तो हम यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट हमने रखा था उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल m। जिस मास के ऊपर हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, जिस मास का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, उस मास से इंडिपेंडेंट है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? सिर्फ मास ऑफ प्लैनेट के ऊपर डिपेंड करता है, मास ऑफ प्लैनेट के ऊपर डिपेंड करता है, एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट के ऊपर डिपेंड करता है। एंड वो भी तो एक प्लैनेट के लिए कांस्टेंट ही होगा ना। एक प्लैनेट का मास तो कांस्टेंट ही है, एक प्लैनेट का रेडियस तो कांस्टेंट ही है। मतलब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इटसेल्फ इज कांस्टेंट फॉर अ प्लैनेट, इज कांस्टेंट फॉर अ प्लैनेट। मतलब अर्थ के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कांस्टेंट आएगा, मून के लिए कांस्टेंट आएगा, मार्स के लिए कांस्टेंट आएगा। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? अगर अर्थ में निकालना है तो अर्थ का मास पुट करो, अर्थ का रेडियस का स्क्वायर पुट करो। मार्स में निकालना है तो मार्स का मास पुट करो, मार्स के रेडियस का स्क्वायर पुट करो। समझ में आ रहा है? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर फैक्टर्स। जिस मास का एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर रहे हो उस मास के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। काफी इंटरेस्टिंग है ना? तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया। क्यों नहीं डिपेंड करता? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब जिस मास के ऊपर निकाल रहे हो उसी मास से डिवाइड करोगे, इसलिए वो कट जाएंगे। जिसने एक्सेलरेशन कॉज किया उसके मास के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना? ओके, सो अगर हम सिर्फ और सिर्फ अर्थ के लिए बात करें, फॉर अर्थ, अच्छे से देखिए, अर्थ का जो मास है इसको अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बोले, अप्रॉक्सीमेटली इट इज, एग्जैक्ट वैल्यू आप नेट से देख सकते हो, अप्रॉक्सीमेटली इट इज 6 × 10⁻24 kg। अर्थ का जो रेडियस है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 6400 किलोमीटर। मतलब आप बोल सकते हो कि इट इज अप्रॉक्सीमेटली 6.4 × 10⁻, ये यहाँ से 3 वहाँ से 2, नहीं 10⁻6 आ रहा है ना, 6400 किलोमीटर। मतलब इसको 1000 से 10⁻6, ठीक है, इतना मीटर। तो अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर दो इस इक्वेशन में, जी का वैल्यू तो कांस्टेंट ही है, कैपिटल जी का वैल्यू,
तो स्मॉल जी का वैल्यू आ जाएगा। मतलब हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो फॉर्मूला क्या है, रात के 3 बजे ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर एनी प्लैनेट इज कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। अर्थ की बात करें तो कैपिटल जी तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इतना ही आएगा। मास ऑफ अर्थ हम कितना यूज कर रहे हैं, 6 × 10⁻24 kg बाई रेडियस कितना यूज कर रहे हैं, 6.4 × 10⁻6 मीटर का होल स्क्वायर। ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। बी वेरी केयरफुल, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। देखिए स्मॉल जी भी सरफेस पे कांस्टेंट है, बट कैपिटल जी इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इट्स अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, whereas small g is not a universal constant. Small g सरफेस ऑफ अ प्लैनेट पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, अर्थ के सरफेस में। हाइट पे जाओगे डिक्रीज कर जाएगा, डेप्थ पे जाओगे डिक्रीज कर जाएगा, शेप ऑफ द अर्थ की वजह से भी डिक्रीज करता है। पोल्स में ज्यादा है, इक्वेटर में कम है। अर्थ के बाहर जाओगे अलग होगा, प्लैनेट टू प्लैनेट वेरी कर जाएगा, मार्स पे जाओगे अलग होगा। वेरस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्स में आप किसी भी लोकेशन में हो, कहीं पे भी हो, उसका वैल्यू फिक्स्ड है। अच्छा, ये तो एक क्वेश्चन है कि डिफरेंस क्या है इन दोनों में। दिस इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इनके यूनिट्स भी अलग है, ये सब कुछ अलग है, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। फिर आपको बोल सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। सो हम जानते हैं कि स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर, where capital G is the universal gravitational constant, m is the mass of planet, r is the radius of earth. अगर अर्थ के लिए अप्लाई करें तो m is the mass of earth, r is the radius of earth. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इसको डिराइव करना, तो डिराइव भी हम इजीली कर चुके हैं। तो पहले आप इतना अच्छे से नोट कीजिए, प्लीज़ 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 इसको अच्छे से समझिए। ये वाला फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है कि रात को 3:30 बजे आपको याद होना चाहिए। मैं किसी को भी कॉल करके पूछ सकता हूँ, आप अगर आपका नंबर नीचे छोड़ो ऐसा मत करना, तो आपको रात के 3:30 बजे भी याद होना चाहिए, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो ना। तो पहले आप इतना देखो, इसके बाद और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से देखते हैं। तो आई होप आपने उसको अच्छे से समझ लिया होगा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। आपको रात को 3:30 बजे याद होना चाहिए। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं, एक सब टॉपिक में लेता हूँ। जैसे दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट, है ना। सिर्फ अर्थ के लिए नहीं, ये सारे प्लैनेट्स के लिए वैलिड है, स्पेरिकल प्लैनेट्स के लिए वैलिड है, स्फीयर होना चाहिए, स्पेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है। ओके, अब हम एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये काफ़ी बार एनटीएससी वगैरह में पूछा जाता है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू, अच्छा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू नहीं, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ प्लैनेट। मतलब मैं आपको सिचुएशन समझा देता हूँ कि आपको गिवन क्या है एंड आपको पूछा क्या गया है। आपको गिवन है कि मेरे पास कोई स्पेरिकल प्लैनेट है जिसका मुझे रेडियस पता है, रेडियस इज गिवन एंड व्हाट इज गिवन, डेंसिटी इज गिवन, मास इज नॉट गिवन, मास नहीं पता, रेडियस एंड डेंसिटी रो आपको गिवन है। आपको फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आर एंड रो के टर्म्स में आएगा, आर एंड रो के टर्म्स में आएगा, कुछ कॉन्स्टेंट्स हो सकता है। मतलब अगर मैं आपको, देखिए समझिए, अगर मैं, एक तो होता है कि मैं आपको मास दे दूं एंड रेडियस दे दूं, एम और आर आपको दे दूं एंड आपसे बोलूं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। भैया आपने मुझे मास ऑफ प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट दे दिया था, मैंने ऐसे निकाल दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं आपको मास ऑफ प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट नहीं दूंगा, क्या दूंगा, डेंसिटी ऑफ प्लैनेट दूंगा एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट दूंगा। अब निकाल के दिखाओ, तो अब भैया इसमें क्या है, इसमें क्या है, हम ऐसे ही निकाल देंगे इसको। देखो थोड़ा सा ट्राई करो इसको, फिर मैं देखता हूँ। ट्राई कर लिया, वीडियो को पॉज करके ट्राई किया ना, ठीक है, कसम से ना, एकदम ठीक है।
पहले ट्राई कर लो, फिर मैं देख लेता हूँ। अच्छा, तो आप बोलोगे कि भैया ठीक है, रेडियस एंड डेंसिटी गिवन है, तो मुझे तो पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रात के 3:30 बजे आपने बोला था, मुझे तो ये फॉर्मूला पता है, एंड रेडियस भी मुझे क्वेश्चन में गिवन है। भैया मास गिवन नहीं है एंड डेंसिटी गिवन है, तो क्या मैं मास डेंसिटी ऐसे कुछ यूज अप कर सकता हूँ? हाँ। आप क्या ये वाला फॉर्मूला नहीं जानते हो क्या? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई, देखिए ये इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए आपको मास चाहिए ना, अब मास फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम तो पता नहीं, बट रेडियस पता है ना। एक फॉर्मूला आपको मैथ से यूज करना है कि वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, अगर मेरे पास एक प्लैनेट है जो कि स्पेरिकल है, जिसका रेडियस r है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आपको ये नहीं पता, प्लीज़ इसे अभी यूज़ कर लीजिए। मैथ्स में क्लास 10th में शायद ये आपको सिलेबस में होगा, तब आपको क्लियर होगा। सीबीएसई में शायद ये 10th में होता है एंड आईसीएसई में शायद 9th। अच्छा, मैथ्स में क्लियर होगा, मैथ्स टीचर से पूछ लेना, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है। अच्छा, तो यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, दैट्स इट। हमें मास, हमने क्या किया, डेंसिटी तो क्वेश्चन में गिवन था एंड रेडियस भी क्वेश्चन में गिवन था, हमने मास को ऐसे डेंसिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। अब बस इस फॉर्मूले में पुट करना है। देखिए आपको डायरेक्टली मास नहीं गिवन था, अब ऐसे निकाल सकते हो, तो ये भी हमने दिया आपको। सो दिस इज डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, नीचे कितना, आर स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं आर स्क्वायर से कैंसिल आउट कर दूँ तो एक आर यहाँ पे बचा रहेगा। कॉन्स्टेंट्स को एक साथ ग्रुप कर लेते हैं। देखिए 4/3 एक कांस्टेंट है, पाई एक कांस्टेंट है, जी एक कांस्टेंट है ना, एंड इनटू बाकी क्या है, रो आर। डेंसिटी ऑफ प्लैनेट एंड रेडियस तो वैसे एक सिंगल प्लैनेट के लिए कांस्टेंट है, डेंसिटी एंड रेडियस भी तो एक सिंगल प्लैनेट के लिए कांस्टेंट है। देखिए डेंसिटी कैसे कांस्टेंट है, अर्थ पे तो अगर मैं बात करूँ तो कहीं कहीं पे वाटर बॉडीज़ है, कहीं कहीं पे लैंड है, तो वैसे तो कांस्टेंट नहीं है, बट हम एक मीन डेंसिटी मान लेते हैं, एक एवरेज डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन रहता है। बट अलग अलग प्लैनेट के लिए डेंसिटी एंड रेडियस वेरी कर सकता है। ये सब कुछ तो कांस्टेंट है, तो इन सब कुछ को क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये पूरे टर्म को मैं के मान रहा हूँ एक कांस्टेंट, सो जी इज इक्वल टू के रो आर। कांस्टेंट के क्या है यहाँ पे, 4/3 पाई जी। मैंने इनको कांस्टेंट के क्यों माना, क्योंकि नेचुरली आपको इसका वैल्यू डेंसिटी के टर्म्स में कभी भी नहीं पूछा जाएगा, बहुत गंदा कैलकुलेशन आ जाएगा। बट वो एक क्या कर सकता है, दो प्लैनेट्स को आपस में कंपेयर करवा सकता है। मान लीजिए उसने बोला कि एक प्लैनेट का डेंसिटी 5 है, दूसरे प्लैनेट का डेंसिटी 25 है, एक प्लैनेट का रेडियस 2 है, दूसरे प्लैनेट का रेडियस निकालो। अगर उनके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यूज कुछ ऐसे है, तो ऐसे वो आपसे कुछ ऐसे फाइंड आउट करवा सकता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज प्रोपोर्शनल टू रो आर, वेयर 4/3 पाई जी इज कांस्टेंट। तो पहले इतना नोट कर लो आप, फिर एक क्वेश्चन से मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करवाता हूँ कि ये बोलना क्या चाह रहा है। पहले इतना नोट कर लो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का हमने यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। सो दिस इज इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप कभी भी मास को, आपको पता है कि अगर आपको डेंसिटी के टर्म्स में फाइंड आउट करना है, याद कौन सा रखना है, ओनली दिस। कभी भी आपको डेंसिटी के टर्म्स में गिवन है तो मास को डेंसिटी के टर्म्स में लिख लो। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको करवा के दिखा रहा हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है। मिटा दो इसको, एक क्वेश्चन से इसको क्लियर करते हैं। एक क्वेश्चन से इसको क्लियर करते हैं। अच्छा, वो क्वेश्चन लेने से पहले एक बेसिक थ्योरी में आपसे अगर डिस्कस कर लूँ कि मान लीजिए मेरे पास दो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट 1 एंड प्लैनेट 2। प्लैनेट 1 का रेडियस इज r1, प्लैनेट 2 का रेडियस इज r2। प्लैनेट 1 का डेंसिटी ρ1, प्लैनेट 2 का डेंसिटी ρ2। प्लैनेट 1 में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g1, प्लैनेट 2 में इट इज g2। सो आपको फाइंड आउट करना है रिलेशन बिटवीन g1 एंड g2। आपको फाइंड आउट करना है रिलेशन बिटवीन g1 एंड g2, या फिर रिलेशन छोड़ो, आप फाइंड आउट कर लो रेशियो ऑफ g1 एंड g2। g1 इज टू g2 फाइंड आउट करना है। g1 इज टू g2 कितना आएगा, एक प्लैनेट 1 है जिसका रेडियस r1, डेंसिटी ρ1, प्लैनेट 2 r2 ρ2, g1 इज टू g2 फाइंड आउट करो।
आप बोलेंगे बहुत सिंपल भैया, हमने देखा है कि जब हमें डेंसिटी एंड रेडियस गिवन रहता है, सो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो टाइम्स आर। या फिर आप बोल सकते हो कि भैया हमने देखा था ना कि इट इज सम कांस्टेंट के। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या आया था भैया? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सम कांस्टेंट के कुछ था 4/3 पाई जी, या फिर वो याद नहीं रखना, रो आर। तो अगर यहाँ पे ये इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई किया जाए तो G1 इज कांस्टेंट के रो 1 R1, यहाँ पे अप्लाई किया जाए प्लैनेट 2 के लिए G2 इज कांस्टेंट के रो 2 R2। सो G1 इज टू G2 निकाले, सो ऊपर कांस्टेंट के रो 1 R1 एंड के रो 2 R2, के ने के को मार दिया। सो G1 इज टू G2 क्या आ रहा है? रो 1 R1 प्लस रो 2 R2। ये कब यूज कर सकते हो? जब दो प्लैनेट्स को वो आपस में कंपेयर करवाए एंड क्या दे दे आपको क्वेश्चन में? डेंसिटी एंड रेडियस दे दे। डायरेक्ट इसको यूज करोगे तो काम हो जाएगा, बट डायरेक्ट मत यूज करो तो फिर आपको मतलब फील आना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि रट रट के यूज करो, वो रेशियो वाला फील आता है। तो आपने देखा ना कि G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो टाइम्स R। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि दोनों प्लैनेट्स को कंपेयर करो तो ऑब्वियसली दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना G के साथ। सो G1 इज टू G2 क्या आ जाएगा? ऊपर रो 1 R1 क्योंकि रो आर था, नीचे रो 2 R2। समझ रहे हो? अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन करवा के दिखाता हूँ, कंफ्यूज मत होना। हाँ, क्वेश्चन करवा के दिखाता हूँ, बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है, अभी तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहले सिचुएशन को एक बार इंटरप्रेट कर लेते हैं। मास एंड डेंसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज 8 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। सो आई हैव एन अर्थ एंड हियर वी हैव अ प्लैनेट। मास एंड डेंसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज 8 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। अगर अर्थ का मास, अगर मैं m1 बोलूँ, इफ इट्स m, सो जो प्लैनेट का मास है m2 दैट इज 8m। अच्छी बात है। अगर अर्थ का डेंसिटी रो 1, इफ दैट इज रो, देन प्लैनेट का डेंसिटी रो 2 इज 8 टाइम्स ऑफ रो। अच्छा, अर्थ का रेडियस तो कुछ गिवन नहीं है, तो मान लीजिए अर्थ का रेडियस R1, प्लैनेट का रेडियस R2। तो रेडियस अगर हमें पता चलता तो रेडियस डेंसिटी का रिलेशन था, उसको यूज़ करके हम कंपेयर कर सकते थे। अर्थ का अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G है, सो यहाँ पे G2 हमें पता नहीं है, सो हम 111 सिर्फ अर्थ के लिए यूज़ कर रहे हैं, प्लैनेट के लिए ऐसा। ठीक है, चलिए। तो क्या हम यहाँ पे वॉल्यूम निकाल सकते हैं अर्थ का? वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई R1 क्यूब, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे वॉल्यूम 4/3 पाई R2 क्यूब। क्योंकि अगर हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का तो फॉर्मूला है G कैपिटल M/R²। रेडियस का इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है, तो कैसे भी करके अगर हम रेडियस फाइंड आउट करें कि इसका रेडियस इससे कैसे रिलेटेड है, तो हम बहुत ही इजीली, बाकी इंफॉर्मेशन तो गिवन ही है। तो एक काम कर सकते हैं, मैं अगर मास को लिखूँ, मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी है ना, सो मास m1 को क्या बोल सकता हूँ? वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई R1 क्यूब इंटू डेंसिटी कितना है? रो। अच्छा, एंड अर्थ का मास तो m था, है ना? अच्छा, एंड यहाँ पे अगर सेम यूज़ करूँ कि मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू मास m2 इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, सो यहाँ पे मास कितना है? 8m, वॉल्यूम इज अगेन 4/3 पाई R2 क्यूब इंटू डेंसिटी इज 8 रो। तो 8 ने 8 को मार दिया, सो दिस कम्स आउट टू बी m इज इक्वल टू 4/3 पाई R2 क्यूब इंटू रो। तो देखिए, कैपिटल M इज इक्वल टू 4/3 पाई R1 क्यूब इंटू रो, कैपिटल M इज ऑल्सो इक्वल टू 4/3 पाई R2 क्यूब इंटू रो। सो डोंट यू थिंक दिस एंड दिस आर इक्वल? यस। सो कैन आई राइट according to question 4/3 pi R1 cube into rho, this one should be equal to 4/3 pi R2 cube into rho. So rho ने rho को मार दिया, 4/3 ने 4/3, 4/3, 4/3, this comes out to be R1 cube is equal to R2 cube. अच्छा, और अगर हम बोथ साइड में क्यूब रूट ले ले, so this comes out to be R1 is equal to R2. बहुत ही अच्छी बात है, मतलब इन दोनों का रेडियस भी सेम है, so let's call them R. दोनों का रेडियस भी सेम है। अब हमें डेंसिटी पता है एंड ये पता है, अब हम इजीली निकाल सकते हैं, है ना? तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, कि दोनों का रेडियस हमने सेम प्रूफ कर दिया सिर्फ मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करके। ओके, तो मैं इतना मिटा रहा हूँ। तो अगर हमें ये पता है तो बहुत ही ईजिली हम निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हमें डेंसिटी के साथ रिलेशन पता है। हमें पता है कि G इज़
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो टाइम्स आर, मतलब जी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के इंटू रो आर। तो अगर हम G1 का वैल्यू निकालें, G1 का वैल्यू निकालें, वो आ जाएगा कांस्टेंट के रो 1 R1। सो G1 का वैल्यू तो G, कांस्टेंट विल बी के, व्हाट इज रो 1, रो 1 इज रो, व्हाट इज R1, R1 इज R। एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, G2 इज सम कांस्टेंट के रो कितना है 8 रो इंटू R। दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को अगर इक्वेशन 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हमें मिलेगा कि G बाई G2 इज इक्वल टू के रो R बाई के इंटू 8 रो इंटू R के रो। सो G बाई G2 comes out to be 1 by 8, so G2 comes out to be 8G। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं भी हुआ होगा फिर भी आपने क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखा है ना। पहले हमने मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी यूज़ करके ये फाइंड आउट किया कि दोनों का रेडियस सेम होगा। फिर जैसे ही दोनों का रेडियस सेम होगा, फिर अगर मैं इसको मिटाऊँ तो हमें पता था ना, पहले भी हमने किया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो हम ये कर सकते थे कि G इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के रो R। तो अगर मैं G1 बाई G2 का वैल्यू निकालूँ वो कितना आएगा, रो 1 R1 बाई रो 2 R2। G1 अर्थ के लिए G, G2 हमें फाइंड आउट करना है। अर्थ का डेंसिटी रो, अर्थ का रेडियस R, प्लैनेट का डेंसिटी 8 रो, प्लैनेट का रेडियस R। तो यहाँ से आ जाता है कि जो प्लैनेट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 8 टाइम्स ऑफ R आएगा, 8 टाइम्स ऑफ G आएगा, 8 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। सो आई होप आपने ये क्वेश्चन समझ लिया होगा। इससे हमने एक बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट देखा कि कैसे हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डेंसिटी के टर्म्स में इंटरप्रेट करना है। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए ले रहा हूँ जो सिर्फ नॉर्मल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिलेटेड है। अच्छा क्वेश्चन है, तो उसको भी हम देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या बोला गया है आपको, इफ़ द रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज बाई 20% विदाउट चेंज इन मास फाइंड द परसेंटेज चेंज इन G। इफ रेडियस ऑफ अर्थ के लिए बात कर रहा है, इंक्रीजेज बाई 20% विदाउट चेंज इन मास, अर्थ का मास चेंज नहीं हुआ है, विदाउट चेंज इन मास, फाइंड परसेंटेज चेंज इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फाइंड परसेंटेज चेंज इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी on the surface of earth, on the surface of earth। तो क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए, तब तक आई हैव टू रिफिल माई मार्कर। देखिए, परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन आपने काफ़ी और चैप्टर्स में भी किए होंगे, वर्क फॉर एनर्जी वगैरह में अगर किए होंगे कभी भी, तो काफ़ी सिंपल होता है। इससे हमें बस इनिशियल फाइनल फाइंड आउट करना है। अगर हमें परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहिए, परसेंटेज चेंज इन एनीथिंग इज बेसिकली चेंज बाय ओरिजिनल, चेंज बाय ओरिजिनल इंटू 100। तो मान लीजिए मेरा इनिशियली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था G1, फाइनली हो गया G2। सो अगर मुझे परसेंटेज चेंज इन G निकालना है, परसेंटेज चेंज इन G, तो क्या आ जाएगा, G2 माइनस G1, मतलब चेंज। ओरिजिनली क्या था, G1 इंटू 100। सो बेसिकली यू नीड टू फाइंड दिस क्वांटिटी। एंड एक इंटरेस्टिंग बात बताओ, अगर आप G1 से सेपरेट करके डिवाइड कर दो, ये क्या आएगा, G2 बाई G1 माइनस G1 बाई G1 1 इंटू 100। समझ में आ रहा है? इनिशियली कितना था G1, फाइनली कितना था G2, चेंज कितना हुआ G2 माइनस G1, ओरिजिनली कितना था G1 इंटू 100। यही फाइंड आउट करना है। फाइंडिंग दिस इज इक्विवेलेंट टू, अगर G1 से डिवाइड कर दूँ, G2 बाई G1 माइनस G1 बाई G1 इंटू 100, दैट मीन्स इट इज़ G2 बाई G1 माइनस 1। सो अगर आप बेसिकली एक बात समझिए, अगर आप G2 बाई G1 कैसे भी निकाल लो तो परसेंटेज चेंज आ जाएगा। परसेंटेज चेंज को इंटरप्रेट करने का सबसे अच्छा तरीका G2 बाई G1 निकाल लो, माइनस 1 इंटू 100। कैसे आया, ऐसे आया, समझ रहे हो? एंड और एक बात, क्योंकि हमें इनिशियली क्या था नहीं पता, क्योंकि परसेंटेज चेंज है, इनिशियली आप 100 मान सकते हो, क्योंकि परसेंटेज का न्यूमेरिकल है, काफ़ी अच्छे से 100 मानने से आ जाएगा। आप x भी मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इधर रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीजेस बाय 20%, तो इनिशियली रेडियस क्या था, मान लीजिए इनिशियली रेडियस था 100 लेट,
तो फाइनली रेडियस कितना हो गया 20%, 100 से 20% इंक्रीज हो गया मतलब 120। अगर आप मान लेते कि इनिशियली रेडियस था x, तो फाइनली कितना आता x प्लस 20% ऑफ x, वो भी अच्छा होता, बट फिर भी सबसे अच्छा है कि 100 मान लो क्योंकि परसेंटेज चेंज का है विदाउट चेंज इन मास। मास नहीं बदला है ना, मास पहले भी m था अभी भी m है। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कितना चेंज है वही फाइंड आउट करना है। बस g1 का वैल्यू निकालो, दैट इज g कैपिटल m बाई आर स्क्वायर है ना। g का वैल्यू कितना है इन जनरल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला कितना है g कैपिटल m बाई आर स्क्वायर। अब अगर इनिशियल सिचुएशन निकाले, ये मेरा इनिशियल सिचुएशन है, ये मेरा फाइनल सिचुएशन है। इनिशियल सिचुएशन में अगर हम निकाले सो g1 कम्स आउट टू बी g कैपिटल m बाई 100 का स्क्वायर। ओके अच्छा, क्योंकि मास चेंज नहीं हुआ g2, g कैपिटल m मास चेंज नहीं हुआ, रेडियस कितना हो गया 120 का स्क्वायर। अब आप कहाँ यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, g1 का वैल्यू वैसे मत करो, कुछ पुट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या करो, इसको इक्वेशन 1 दो, इसको इक्वेशन 2 दो, 2 को 1 से डिवाइड कर दो, तो ये वाला फॉर्म आ जाएगा g2 बाई g1 का। सो g2 बाई g1 कम्स आउट टू बी gm बाई नीचे कितना 120 का स्क्वायर एंड ऊपर कितना आ जाएगा 100 का स्क्वायर बाई gm। देखिए gm ने gm को मार दिया, तो यहाँ पे कितना आया g2 बाई g1, ऊपर में 100 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100, नीचे 120 का स्क्वायर मतलब ऐसा कुछ, एक 0 कट गया, तो ऊपर आ रहा है 100, नीचे आ रहा है 144, ऐसा कुछ। दिस इज द वैल्यू ऑफ g2 बाई g1। सो g2 बाई g1 ऐसे ही रखो, g2 बाई g1 कम्स आउट टू बी 100 बाई 144। ठीक है, देखिए कितने सिंपली हमने निकाल लिया, बट हमें तो क्या फाइंड आउट करना था, परसेंटेज चेंज इन g। अच्छा फाइंड आउट करते हैं, परसेंटेज चेंज इन g, परसेंटेज चेंज इन g कितना आ जाएगा मेरा g2 माइनस g1 बाई g1 इंटू 100। क्यों, चेंज बाय ओरिजिनल इंटू 100। अब g1 से होल डिवाइड कर दो, सो दिस कम्स आउट टू बी g2 बाई g1 माइनस 1 इंटू 100। ऐसा जैसे ही आपने लिख दिया तो g2 बाई g1 का वैल्यू इसमें पुट कर दो। ये बेस्ट तरीका है कोई भी परसेंटेज चेंज को इंटरप्रेट करने का। सो यहाँ पे आएगा 100 बाई 144 माइनस 1, देखिए कितना कैलकुलेशन हमने सेव कर दिया यहाँ पे। सो दिस इज कितना आ रहा है, नीचे 144, ऊपर 100 माइनस 144 इंटू 100, तो ये आ रहा है माइनस ऑफ 44 बाई 144 इंटू 100। एक बार आंसर चेक करता हूँ कि सही आया क्या, बिल्कुल सही आया। दिस कम्स आउट टू बी माइनस 30.6 या 5%। कैलकुलेटर में थोड़ा सा देख लेना, माइनस साइन क्या शो करता है, आपने परसेंटेज चेंज इन जे निकाला और उसका वैल्यू आया माइनस 30.5%, मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट डिक्रीजेस बाय 30.5%। चेंज का वैल्यू अगर माइनस आता है मतलब डिक्रीज होता है, एंड लॉजिकल भी है। हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g कैपिटल m बाई आर स्क्वायर। ये रेडियस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रेडियस क्योंकि आपने इंक्रीज कर दिया, नेचुरली पता ही चल रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होगा। तो हमने एक बहुत ही अच्छा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्वेश्चन जो परसेंटेज चेंज से रिलेटेड था वो आपको दिखाया, एक रेडियस से रिलेटेड दिखाया। आई होप सरफेस के लिए ये सफिशिएंट है, इतना सरफेस के लिए सफिशिएंट है। अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू हाइट, डेप्थ एंड ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ देखने वाले, फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखने वाले। सरफेस के लिए तो आपने इतना समझ लिया, पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके लिए आपको वो पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ एनी प्लैनेट इज गिवन बाय g कैपिटल m बाई आर स्क्वायर। एक्चुअली तो ये था g कैपिटल m बाई स्मॉल r स्क्वायर, वेयर स्मॉल r इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द प्लैनेट एंड द पॉइंट वेयर द मास इज केप्ट, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू मासेस। एंड जब सरफेस की बात करें दैट वाज इक्वल टू द रेडियस, इसलिए r का वैल्यू, क्योंकि r का वैल्यू इक्वल टू r आ रहा था, इसीलिए ये r की जगह कैपिटल R आ गया था। तो ये तो पता होना चाहिए पहले। अब देखते हैं कि हाइट का क्या वेरिएशन है। सो सबसे पहले फर्स्ट फैक्टर जो देखते हैं, तो पहला तो सरफेस के लिए निकाला था, तो B बोलते हैं इसको कि वेरिएशन ड्यू टू हाइट। क्या वेरी करेगा, वेरिएशन ड्यू टू हाइट, घटेगा, इंक्रीज होगा या सेम रहेगा, क्या होगा। अच्छा,
सो दिस इज अ स्पेरिकल प्लैनेट, अच्छे से समझिएगा, स्पेरिकल प्लैनेट है। स्पेरिकल प्लैनेट का मास m, रेडियस r, अच्छी बात है। ये सेंटर है, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक डिस्टेंस कितना है, रेडियस ऑफ द प्लैनेट। जब इनिशियल सिचुएशन में जब सरफेस में निकाल रहा था तो मास m हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया था। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द प्लैनेट एंड द सेंटर ऑफ द अदर मास, दैट इज इक्वल। सो स्मॉल r का वैल्यू r था, इसलिए फॉर्मूला ऐसा आ रहा था। अब सिचुएशन क्या होगा कि ये जो स्मॉल m है दैट इज नॉट केप्ट ऑन द सरफेस, हमने इसको सरफेस से, समझिए अच्छे से, सरफेस से हाइट h तक ले जा चुके हैं। मतलब द मास m इज एट अ हाइट h, कहां से, हाइट h कहां से, फ्रॉम सरफेस। प्लीज कंफ्यूज मत होइए, सेंटर से नहीं, फ्रॉम सरफेस। अब ये बताइए व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ मास m। सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस कितना है, जो हम स्मॉल r से डिनोट करते थे, वो कितना है यहाँ पे, इस सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, r प्लस h, है ना। एंड इसी को तो स्मॉल r से डिनोट करते थे, r प्लस h। सिचुएशन क्या है मैं फिर से समझा रहा हूँ। स्पेरिकल प्लैनेट है, स्पेरिकल प्लैनेट का मास कितना है, कैपिटल M, रेडियस कितना है, कैपिटल R। जब हम सरफेस की बात कर रहे थे तो स्मॉल r का वैल्यू इक्वल टू कैपिटल R आ रहा था, स्मॉल r का वैल्यू इक्वल टू कैपिटल R आ रहा था का मतलब प्लैनेट ऐसा था, प्लैनेट स्पेरिकल था, प्लैनेट का मास m था, रेडियस r था, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा था, सेंटर यहाँ पे था। प्लैनेट के सेंटर से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r कितना है, इक्वल टू रेडियस। बट अब सिचुएशन बदल चुका है, अब कैपिटल M R, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, यहाँ पे मतलब सरफेस से तो ये, सरफेस से तो ये हाइट h ऊपर है, सरफेस से तो ये हाइट h ऊपर है। बट इस फॉर्मूले में जो हम ये डिस्टेंस लेते हैं, क्या सरफेस से लेते हैं, नहीं, सेंटर से लेते हैं। तो बताइए सेंटर ऑफ द प्लैनेट से ऑब्जेक्ट आज कितने डिस्टेंस दूर है, r प्लस h डिस्टेंस दूर है। ठीक है, समझ में आ रहा है। सो हम यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाएगा। अभी मान लीजिए कि सरफेस में तो कितना था, सरफेस में तो g था, g इज इक्वल टू, स्मॉल g इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे मान लीजिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो गया, कुछ g डैश हो गया। सो एट अ हाइट h, so m is at a height h from the surface and acceleration due to gravity at height h becomes g dash। अब अगर g dash का वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, g dash इस फिर से सेम फॉर्मूला, g कैपिटल m बाई स्मॉल r स्क्वायर। यहाँ पे भी g कैपिटल m बाई स्मॉल r स्क्वायर हुआ था, बट स्मॉल r का वैल्यू सरफेस के लिए, सरफेस के लिए देखिए मैं जो समझाना चाह रहा हूँ एक बार प्लीज समझिए। The general formula for acceleration due to gravity is actually g capital M by r square। g capital M by r square ये किसके लिए वैलिड है, ये आउटसाइड के लिए वैलिड है, आउटसाइड अर्थ के लिए, मतलब सरफेस से ऊपर एंड सरफेस के लिए। अगर मैं सरफेस की बात करूं, अगर मैं सरफेस की बात करूं तो r इज इक्वल टू कैपिटल R, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द प्लैनेट and the point where object is kept is equal to the radius, so the formula comes out to be g capital M by r square। बट अगर मैं हाइट h की बात करूं, हाइट h में r का वैल्यू हो रहा है r प्लस h, तो हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, इसके जगह पे पहले इनिशियली था g कैपिटल M बाई रेडियस का स्क्वायर, सरफेस पे हाइट h पे कितना हो जाएगा, g कैपिटल M बाई r प्लस h का होल स्क्वायर, g कैपिटल M बाई r प्लस h का होल स्क्वायर। ये फील आपको आता है, बिल्कुल आना चाहिए। तो देखिए पहले था g कैपिटल M बाई आर स्क्वायर, ये g है, एंड g डैश कितना आ गया, g कैपिटल M बाई r प्लस h का होल स्क्वायर। क्या मैं बोल सकता हूँ कि डिनोमिनेटर इंक्रीज हो गया, r ग्रेटर है या r प्लस h ग्रेटर है, r प्लस h ग्रेटर है, डिनोमिनेटर इंक्रीज हो गया। जब हम हाइट पे जा रहे हैं, जब सरफेस की बात करें तो g कैपिटल M बाई आर स्क्वायर,
सरफेस की बात करें, सरफेस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना है, जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। अगर हम हाइट एच पे बात करें, हाइट एच फ्रॉम वेयर, हाइट एच फ्रॉम द सरफेस, एंड हाइट आर प्लस एच, कैपिटल आर प्लस एच फ्रॉम द सेंटर, तो वहाँ पे जी डैश का वैल्यू कितना आ रहा है, जी कैपिटल एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। पहले आर का स्क्वायर था, अब आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो रहा है, तो डिनोमिनेटर इंक्रीज हो गया, आर बढ़ा है या आर प्लस एच बढ़ा है, आर प्लस एच बढ़ा है, डिनोमिनेटर इंक्रीज हो गया, तो जी क्या हो गया, घट गया, क्योंकि जब जी से जी डैश निकाल रहे हैं डिनोमिनेटर इंक्रीज हो गया फ्रैक्शन का, मतलब जी डैश इज लेस देन जी। मैं जो बोलना चाह रहा हूं कि अगर आप हाइट पे जाते हो, सरफेस से हाइट पे जाते हो, एक सर्टेन हाइट पे जाते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर वेरिएशन विथ हाइट बोले, सो इट डिक्रीजेस विथ हाइट, डिक्रीजेस विथ हाइट। एंड हाइट पे क्या फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला एट अ हाइट, दिस इज द फॉर्मूला एट सरफेस, दिस इज द फॉर्मूला एट अ हाइट। क्लियर? अब हमेशा ऑप्शंस में ऐसा गिवन हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ऑप्शंस में कभी कभी क्या दिया रहता है, ऑप्शंस में कभी कभी इसके टर्म्स में दिया रहता है। हमें पता है कि सरफेस में ये है एंड हाइट एच पे ये है, तो मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं। इन दोनों के बीच का अगर एक रिलेशन निकालना चाहे, सो 1 से या फिर 2 से अगर 1 को डिवाइड करें तो यहाँ पे आ जाएगा जी डैश बाई जी, 2 से 1 को डिवाइड कर रहे हैं, एंड इस वक्त ये कितना आ जाएगा, जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, एंड ये अगर उल्टा हो जाएगा तो ऊपर आर स्क्वायर बाई जी एम। तो क्या हो रहा है, जी एम ने जी एम को मार दिया, तो जी डैश बाई जी कम्स आउट टू बी आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, है ना। तो जी डैश कितना आ रहा है, अगर मैं थोड़ा सा मिटाऊँ सबको, इतना पहले नोट कर लो, यहाँ पे मिटा रहा हूँ, तो जी डैश कितना आ रहा है, जी डैश आ रहा है, जी अगर जी को राइट साइड में लेके जाओ, इंटू आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जी डैश इज इक्वल टू जी होल ब्रैकेट में आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। देखिए बहुत फॉर्मेट्स में लिखा जा सकता है। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ हाइट। मैं आपको कंक्लूड करवाना चाहता हूँ, मैं कंफ्यूज नहीं करवाना चाहता हूँ आपको। इतना समझिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट इज जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर, दैट इज द रेडियस ऑफ द प्लैनेट। अगर मैं एट अ हाइट एच ले जाऊँ तो सिर्फ नीचे डिनोमिनेटर में आर प्लस एच आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर इंक्रीज हो गया, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज विथ हाइट। फॉर्मूला क्या आ गया, ये, दैट्स इट, खत्म, बात खत्म। अब इसको मैथमेटिकली आप बहुत फॉर्मेट्स में लिख सकते हो। ये क्या है, रिलेशन बिटवीन जी डैश एंड जी, वेयर जी डैश is the acceleration due to gravity at height, at some height, and g is the acceleration due to gravity on the surface. ठीक है, पहले इतना नोट कीजिए, फिर मैं थोड़े और वेरिएशंस इसमें दिखाता हूं। पहले इतना नोट कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। देखिए कभी कभी वो क्या बोलता है, क्योंकि देखिए एमसीक्यू में अगर वो पूछेगा ना तो ऑप्शंस को थोड़ा वो इधर उधर कर सकता है, तो मैं वही आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ हाइट, है ना। मतलब सिचुएशन क्या है, पहले अगर मैं सरफेस में निकालूँ, सरफेस में कितना आएगा, जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। ये कहाँ पे है, ये तब है जब व्हेन आर, स्मॉल आर इज इक्वल टू आर, ये लिखने का मतलब, स्मॉल आर इज इक्वल टू आर लिखने का मतलब ऑन द सरफेस। अच्छा, अगर मैं लिखूं कि जब r इज इक्वल टू आर प्लस एच, मतलब आपने ऑब्जेक्ट को एट अ हाइट h लिया है फ्रॉम द सरफेस, सो तब फॉर्मूला क्या होगा, तब उसको g डैश से डिनोट करेंगे, g कैपिटल m बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, दैट्स इट। पहले आर स्क्वायर था क्योंकि r इज इक्वल टू आर था, अब r के जगह r प्लस एच पुट किया है। मतलब जनरल फॉर्मूला तो है g इज इक्वल टू जी कैपिटल m बाई स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल r इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट को सरफेस में पुट करो, अगर ऑब्जेक्ट को सरफेस में रखो तो स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R के इक्वल होगा, तब ये वाला फॉर्मूला होगा।
अगर ऑब्जेक्ट को आप हाइट h पे रखो तो स्मॉल r का वैल्यू r प्लस एच होगा, एंड स्मॉल r कहाँ से मेजर्ड है? फ्रॉम द सेंटर. हाइट h मेजर्ड है फ्रॉम द सरफेस, स्मॉल r इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर. अब आपको बोला गया है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन, या फिर आपको बोला गया है प्रूव दैट, ये आपको पता है. अब आपको उसने बोला कि प्रूव दैट g डैश इज इक्वल टू g, प्रूव दैट इज इक्वल टू g 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर. ये आपको उसने प्रूव करने बोला है, वेयर g डैश इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट h and this is at the surface. h is the height h and r is the radius. ये आपको प्रूफ करने बोला है. तो इसको जस्ट एक क्वेश्चन की तरह डील करना. इसको प्रूफ करने के लिए मान लीजिए हम ये एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं. अगर ये एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे तो ये हमें गिवन है g डैश इज इक्वल टू जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर. अच्छी बात है. हमें पता है कि जी एम बाई आर स्क्वायर, कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर स्मॉल जी. तो अगर यहाँ पे नीचे आर स्क्वायर होता तब तो मज़ा ही आ जाता. तो एक काम करते हैं हम ना, यहाँ पे अंदर ही अंदर विद इन ब्रैकेट्स ही इसको मान लीजिए, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, आर प्लस एच का होल स्क्वायर. थर्ड ब्रैकेट हमने यूज़ किया तो हम यहाँ पे आर कॉमन ले लेते हैं. अंदर ही अंदर क्या कॉमन ले लेते हैं? आर. आर अगर कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा 1 प्लस एच बाई आर, है ना. आपके पास क्या था? आर प्लस एच था. आर प्लस एच से अगर आप आर कॉमन लोगे तो यहाँ पे आर आए 1 आएगा, यहाँ पे आएगा एच बाई आर. देखिए फिर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर प्लस एच ही आएगा. तो हमने अंदर कॉमन ले लिया. हमने क्या किया? सिर्फ नीचे वाला पार्ट को डील कर रहे हैं. ये जो आर प्लस एच का स्क्वायर है, हमने सिर्फ अंदर ही अंदर आर को कॉमन लिया एंड यहाँ पे लिखा एच बाई आर, एंड बाकी एज अ होल स्क्वायर सब कुछ ऐसा ही था. देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आर इंटू वन इज आर, आर इंटू एच बाई आर इज एच. सब कुछ सेम है, सिर्फ हमने अंदर ही अंदर कॉमन लिया. अच्छे से समझिए स्टेप को. अब अगर हम स्क्वायर क्योंकि है, सो दिस इज समथिंग इंटू समथिंग का स्क्वायर. सो ये आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर आ जाएगा, है ना. एंड हमें पता है कि जी एम बाई आर स्क्वायर स्मॉल जी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जी डैश इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर इंटू 1 बाई 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर. एंड जी एम बाई आर स्क्वायर इज दैट कैपिटल जी. सो दिस कम्स आउट टू बी जी डैश, सॉरी स्मॉल जी इज स्मॉल जी बाई 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला भी कभी कभी ऑप्शंस में दिया रहता है, तो आपको ये प्रूफ करना आना चाहिए. ये क्यों थोड़ा सा ऊटपटांग है? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मैथ्स हमें करना है, बाकी सब सेम है, इसी से हमने इसको निकाला. ठीक है, चलिए. सो आई होप आपको वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ हाइट समझ में आ गया होगा. जब हम सरफेस से एक हाइट h पे जाते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है, एंड दैट इज गिवन बाय जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर. h इज द हाइट मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस. इतना आपको याद होना चाहिए. ओके, अब हम सेकेंड चीज़ देखते हैं, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ. इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा. डेप्थ, इनके फॉर्मूलेज आपके कोर्स में तो नहीं है एसेंशियली, बट थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि आपको फील आए. वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ. मान लीजिए दिस इज माई स्पेरिकल प्लैनेट. स्पेरिकल प्लैनेट का मास है कैपिटल एम, रेडियस इज आर. देयर इज सम ऑब्जेक्ट दैट इज एट द सरफेस, एंड सरफेस से हम इसे अ डेप्थ h पे लेना चाह रहे हैं. डेप्थ h नीचे. मान लीजिए हमने यहाँ पे एक टनल बना दिया, अर्थ के अंदर ही, प्लैनेट के अंदर ही अंदर हमने एक टनल बना दिया ऐसे, एंड टनल बना के उसको कितने डेप्थ पे लेके आए? यहाँ से लेके यहाँ पे लेके आए हम उसको एट अ डेप्थ h. थोड़ा सा अगर जूम करके दिखाओ मैं आपको कि हो क्या रहा है. ऐसा कुछ था. हम, दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेके आए हैं. यहाँ पे द मास m इज केप्ट हियर. ऊपर से कितना डेप्थ नीचे आया है? वो h डेप्थ नीचे आया है. हमें पता है कि सेंटर से तो सरकमफेरेंस तक दिस इज रेडियस, मतलब ये पूरा तो रेडियस ही है. तो बाकी ये जो डिस्टेंस है ये वाला, सेंटर ऑफ द अर्थ से लेके मास के सेंटर तक, उसे तो हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं ना.
डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू मासेस को तो स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। मास यहाँ पे है, अभी कहाँ पे है? एट अ डेप्थ एच। डेप्थ अगर थोड़ा सा टनल फॉर्मेट में दिखाओ, ऐसा है कुछ, मतलब प्लैनेट में हमने एक टनल बना दिया एंड उसको डेप्थ एच नीचे लेके आए। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर टू सेंटर इज स्मॉल आर, एंड यहाँ पे दिख रहा है कि स्मॉल आर प्लस दिस एच इज इक्वल टू कैपिटल आर, सो स्मॉल आर कम्स आउट टू बी आर माइनस एच। अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, देखिए एक बहुत ही अच्छा सा चीज़ करेंगे यहाँ पे। अगर हम सिर्फ इतना पोर्शन, यहाँ पे मास एम रखा है, अगर हम सिर्फ इतना पोर्शन कंसीडर करें, मतलब इफ आई जस्ट कंसीडर द स्पीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर, तो इस स्पीयर के तो बिल्कुल सरफेस में रखा होगा, है ना। अगर दिस इज योर प्लैनेट, दिस इज योर प्लैनेट एंड आप, दिस इज द सेंटर, आपने यहाँ पे एक होल किया एंड ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे लेके आए एट अ डेप्थ एच, एंड सेंटर से लेके ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल आर। तो क्या मैं स्मॉल आर का अगर एक स्पीयर बनाऊं, स्मॉल आर रेडियस का एक स्पीयर बनाऊं एंड स्पीयर को अलग से डायग्राम में दिखाऊं, यहाँ पे ये वो स्मॉल आर रेडियस वाला स्पीयर है, दिस इज द सेंटर एंड स्मॉल आर रेडियस वाला स्पीयर है, तो इस स्पीयर का तो सरफेस में मास रखा है। मतलब इफ यू टेक द मास m from the surface to a depth h below the surface, then I can say that there is another sphere that can be formed of radius small r, and ये जो मास m रखा होगा ये स्मॉल r वाले रेडियस के सरफेस पे रखा होगा। एंड क्या हम इसके लिए सरफेस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? अब जो हम वेरिएशन देखने वाले हैं दैट इज द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ, एंड इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। ऑल दो फॉर्मूलेस तो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको तो बस इतना रटवाया दिया जाता है कि जब हम डेप्थ पे जाते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घट जाता है। थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ, अच्छे से समझिए, फोकस कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास एक स्पेरिकल प्लैनेट है एंड एक ऑब्जेक्ट एकदम सरफेस पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट एकदम सरफेस पे रखा हुआ है। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द प्लैनेट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m? अगर सरफेस की बात करूं, जब ऑब्जेक्ट को सरफेस पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट ऑफ मास m को सरफेस पे रखा हुआ है, सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द प्लैनेट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m? मतलब स्मॉल r का वैल्यू कितना है? इक्वल टू कैपिटल R, दैट इज द रेडियस ऑफ द प्लैनेट। एंड अगर आप यहाँ पे g का वैल्यू लिखे ऑन द सरफेस इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिख सकते हो क्या? डेंसिटी वाला याद है? डेंसिटी में क्या होता था? सम कांस्टेंट k इंटू रो r, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको मान लीजिए हमने यहाँ पे एक टनल बना दिया, टनल बना के हम इस ऑब्जेक्ट ऑफ मास m को एट अ डेप्थ h ले जाना चाह रहे हैं, सरफेस से एट अ डेप्थ h नीचे ले जाना चाह रहे हैं। अब वो यहाँ पे डेप्थ h नीचे आ चुका है ना, ऑब्जेक्ट डेप्थ h नीचे आ चुका है। अब व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द प्लैनेट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m? ये स्मॉल r कुछ होगा, इसका वैल्यू कितना है पता नहीं है, वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो पूरा रेडियस है ना। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब हम इसे एट अ डेप्थ h बिलो ले जाते हैं तो सिचुएशन कुछ ऐसा होता है। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि r प्लस h इज इक्वल टू कैपिटल R, सो r कम्स आउट टू बी r माइनस h, ठीक है। एंड अगर हम इस सिचुएशन में देखें तो यहाँ पे अगर हम एक स्पीयर बना लें, ये देखिए ये डिस्टेंस स्मॉल r है, स्मॉल r रेडियस का अगर एक स्पीयर बना ले एंड स्पीयर को यहाँ पे अलग से बनाए, तो एक तो पूरा स्पीयर था जो कि प्लैनेट था मेरा, एक तो पूरा प्लैनेट था। अब प्लैनेट के सरफेस से हम इसे कहाँ ला चुके हैं? एट अ डेप्थ h, सो डेप्थ h ला चुके हैं, यहाँ पे मास है एंड ये डिस्टेंस है स्मॉल r। अगर एक स्मॉल r रेडियस का मैं स्पीयर बना लूँ तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि नाउ मास स्मॉल m इज ऑन अ स्पीयर। स्पीयर को अगर मैं बाहर बनाऊँ,
इस डॉटेड वाला स्पीयर को अगर मैं बाहर बनाऊं, स्पीयर का रेडियस कितना है स्मॉल आर एंड मास m यहाँ पे रखा हुआ है. सो कैन आई से कि ये जो ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m होगा इट इज ऑन द सरफेस ऑफ अ स्पीयर ऑफ रेडियस r एकदम. सो इफ यू टेक इट टू अ डेप्थ h बिलो देन मास स्मॉल m is now at the surface of sphere of radius small r. फिर से मैं इसको फील कराता हूँ आपको, ठीक है. there is a spherical planet, mass m is kept on the surface of the spherical planet. तो सरफेस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना होगा दिस इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी. अगर मैं इसको हाइट h नीचे ले जाऊं, ये सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक तो दिस इज r, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा. मान लीजिए ये स्मॉल r है एंड स्मॉल r सर्किल का अगर मैं रेडियस बना दूं, सो नाउ ऑन टेकिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m टू अ डेप्थ h बिलो द सरफेस, इट इज नाउ प्रेजेंट ऑन द सरफेस of a sphere of radius small r, क्योंकि small r is always the center to center distance. जब ये ऑब्जेक्ट प्लैनेट के सरफेस पे रखा था स्मॉल r का वैल्यू कितना था, सरफेस पे रखा था तो स्मॉल r का वैल्यू रेडियस के इक्वल था. अब स्मॉल r का वैल्यू कितना है रेडियस माइनस h, पहले रेडियस के इक्वल था, अब हाइट h नीचे आ चुका है तो रेडियस माइनस h है उसका वैल्यू, ठीक है. एंड अब अगर मैं फिर से सिर्फ ये स्पीयर के वजह से, कौन सा स्पीयर, ये स्मॉल r वाले रेडियस का स्पीयर के सरफेस पे है, अगर इस स्पीयर की वजह से मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, सरफेस वाला फॉर्मूला लगाऊं, क्योंकि स्मॉल m इज नाउ एट द सरफेस ऑफ स्पीयर ऑफ रेडियस r. सो नाउ इफ आई अप्लाई द सरफेस वाला फॉर्मूला फॉर द स्मॉल स्पीयर, सो हमने क्या किया, मास m इज नाउ एट द सरफेस ऑफ द स्पीयर ऑफ रेडियस r. तो इस सरफेस ऑफ द स्पीयर ऑफ रेडियस r के लिए अगर मैं डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगाऊं तो हम लिख सकते हैं कि g डैश, मतलब g डैश इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at a depth h will be equal to constant k. then density तो as it is, सिर्फ रेडियस चेंज हो गया. पहले ये वाला जब सरफेस पे था तो ये प्लैनेट के सरफेस पे था तो रेडियस के लिए हम कैपिटल R यूज कर रहे हैं. एंड इस सिचुएशन में ये सरफेस पे तो है बट ये छोटे वाले स्पीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r के सरफेस पे है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा स्मॉल r. यही बात आपको समझना है. दिस इज इक्वेशन 2. एक बार फिर से देख लेते हैं. ये स्पेरिकल प्लैनेट था, स्पेरिकल प्लैनेट के सरफेस पे अगर होगा तो हम g का वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे सम कांस्टेंट k, डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट r रो इनटू कैपिटल R, बिकॉज सेंटर से ये जो डिस्टेंस है दैट इज कैपिटल R. अगर अब हम इसे हाइट h नीचे ले जाएंगे तो अब ये कहीं यहाँ पे होगा, तो सेंटर से कितना डिस्टेंस है इसका स्मॉल r. एंड अगर इस स्मॉल r के एक स्पीयर बना लूँ मैं तो इस स्पीयर के सरफेस पे होगा, तो अगर इस स्मॉल r वाले स्पीयर के सरफेस के लिए फॉर्मूला लगाओ तो ऐसा आ जाएगा. k कांस्टेंट एज इट इज, डेंसिटी तो सेम रहेगा, सिर्फ रेडियस की जगह स्मॉल r था एंड यहाँ पे कैपिटल R आ गया. चलिए तो हम बहुत इजीली रिलेशन निकाल सकते हैं. यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 को 1 से डिवाइड कर लेते हैं. 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा g डैश बाई जी इस k रो स्मॉल r बाई k रो कैपिटल R, ठीक है. सो दिस कम्स आउट टू बी g डैश इज इक्वल टू g r बाई कैपिटल R. अब g का वैल्यू ही हमें पता है इन टर्म्स ऑफ मास. अगर आप बोलना चाहो g कैपिटल m बाई r स्क्वायर तो आप निकाल सकते हो. g डैश इज g कैपिटल m बाई r स्क्वायर इंटू r बाई r. दिस कम्स आउट टू बी g डैश इज g कैपिटल m बाई r क्यूब इंटू r. तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो g डैश है वो r के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एट अ डेप्थ. रेडियस तो कांस्टेंट है, दिस कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द प्लैनेट, वो तो कांस्टेंट है. g एंड m भी कांस्टेंट है, बट ये क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस. तो g डैश हम क्या बोल सकते हैं, g डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r. स्मॉल r इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस. ये कब होगा, जब मेरा r इज लेस देन रेडियस, मतलब जब आप डेप्थ पे हो. एंड अगर आप सरफेस पे हो, सरफेस पे क्या फॉर्मूला होगा, g इज इक्वल टू जी एम बाई स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल r का वैल्यू तो कैपिटल R के इक्वल होता था, है ना. तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r स्क्वायर. डेप्थ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल,
सरफेस पे या फिर हाइट पे प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ऐसे आप इनके बीच में ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो। तो ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखना। एंड यहाँ से r के जगह पे अगर आप और एक फॉर्मूला अगर यहाँ से डिराइव करवा दूँ आपको, अगर यहाँ से मैं r के जगह r माइनस एच पुट करूँ तो g डैश आ जाएगा g/r इंटू r माइनस एच। एंड अगर आप r से डिवाइड कर दो सो g डैश कम्स आउट टू बी g इंटू 1 माइनस h/r। सो ये भी काफ़ी बार बुक्स पे डिराइव किया रहता है। सो ये थोड़े से हायर क्लासेस की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, बट आपको ध्यान रखना चाहिए एक बार, ठीक है। सो दिस इज़ द वेरिएशन इन डेप्थ। एंड हमने क्या देखा कि अगर हम डेप्थ पे जाएंगे, अगर आप डेप्थ पे जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो घट जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू घट जाएगा। देखिए 1 माइनस h/r आ रहा है, जितना डेप्थ पे आप जाओगे उतना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू घट जाएगा। अगर आप जाते जाते बिल्कुल सेंटर में पहुंच गए, सेंटर मतलब जो h का वैल्यू है वो r के इक्वल हो गया, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, क्योंकि आप सरफेस से मेजर कर रहे थे ना कि कितना डेप्थ नीचे जा रहे हो। अगर एकदम आप सेंटर पे पहुंच गए तो h का वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे पुट करो उसको, h इज इक्वल टू r, सेंटर ऑफ अर्थ पे h इज इक्वल टू r है ना, तो g डैश इज इक्वल टू g 1 माइनस r/r। So 1 minus 1 is 0, so g dash comes out to be 0. So at the center of earth, at the center of earth, acceleration due to gravity is 0. तो हमने क्या समझा, सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g कैपिटल M/r²। सरफेस के ऊपर जाओगे डिक्रीज हो जाएगा, सरफेस के नीचे जाओगे डेप्थ पे जाओगे डिक्रीज हो जाएगा, सेंटर ऑफ अर्थ पे एग्जैक्टली 0 होगा। इतना हमने समझ लिया। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ड्यू टू द शेप ऑफ अर्थ factor, that is the shape of the earth. We are discussing the last factor that affects acceleration due to gravity, and that is the shape of the earth. अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्थ का शेप क्या है तो आप बोलेंगे कि भैया हम तो जनरली कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए अर्थ को एक परफेक्टली सॉलिड स्फीयर मान लेते हैं, बट इन रियलिटी आपको पता होगा कि अर्थ एग्जैक्टली तो स्पेरिकल शेप का नहीं है। देखिए अर्थ का जो शेप है ना, अर्थ के जो शेप को बोला जाता है, जियोग्राफी में कभी कभी इसको जियोड बोल देते हैं, बट हम ऐसे ही अगर मैथमेटिकली बोले या फिर फिजिक्स में बोले सो इट्स इलिप्सॉइड। अर्थ इज इलिप्सॉइड इन शेप, मतलब कुछ ओवल जैसा है। अगर आपको सिंपली समझना है तो देखिए शेप कुछ ऐसा है अर्थ का, समथिंग लाइक दिस। इफ दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ देन दिस इज द शेप ऑफ द अर्थ। ये मतलब थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट ड्राइंग है। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, देखिए आपको पता होगा कि यहाँ पे अर्थ का पोल्स है एंड हियर वी हैव आवर इक्वेटर, राइट। अर्थ का जो शेप है ना, इट इज फ्लैट एट द पोल्स, पोल्स के अराउंड में ये फ्लैट है एंड इक्वेटर के अराउंड में ये कैसा है, बल्ज्ड। सो द अर्थ इज नॉट स्पेरिकल इन शेप, इन रियलिटी इट इज इलिप्सॉइड इन शेप। एंड हाउ इज अ इलिप्सॉइड शेप? फ्लैट नियर द पोल्स एंड बल्ज्ड नियर द इक्वेटर। फॉर दिस रीजन अगर मैं रेडियस की बात करूं तो देखिए ये भी रेडियस ऑफ अर्थ है एंड दिस इज ऑल्सो रेडियस ऑफ अर्थ, बट दिख रहा है कि अगर मैं सेंटर से इक्वेटर के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ इक्वेटर बोलूं एंड सेंटर से पोल्स के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ पोल्स बोलूं, सो फ्रॉम दिस डायग्राम इट इज एविडेंट दैट रेडियस नियर द इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस एट पोल्स, राइट। Because the earth is bulged at equator and flat at poles, so radius of equator is more than the radius of poles. And अगर मैं acceleration due to gravity की बात करूँ at the surface of earth, that is given by g capital M/r², where r is the capital R is the radius of earth. And आप देख सकते हो कि radius के साथ ये inversely proportional है, रेडियस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड एज यू कैन सी दैट द रेडियस ऑफ अर्थ, ये सरफेस की बात कर रहे हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट टू सेपरेट लोकेशन, वन इज इक्वेटर एंड वन इज पोल्स। सो सिंस रेडियस ऑफ इक्वेटर इज मोर देन द रेडियस ऑफ पोल्स एंड रेडियस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर रेडियस इंक्रीज करेगा सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करेगा। दैट मीन्स हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर इज लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स। सो जैसा हमने बोला कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन बाई g कैपिटल M/r², बट सरफेस पे भी अगर आप इक्वेटर एंड पोल्स की बात करो तो इक्वेटर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कम हो जाता है बिकॉज अर्थ इज बल्ज्ड एट इक्वेटर्स एंड रेडियस ऑफ इक्वेटर इज लार्ज, एंड पोल्स में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
ज़्यादा हो जाता है। सो अगर मैं पोल्स एंड इक्वेटर्स को कंपेयर करूँ, पोल्स पे ज़्यादा है, इक्वेटर पे कम है। सो दिस इज द वेरिएशन बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ। एंड आप रीजन भी देख सकते हो कि द रीजन इज, दिस इज द रीजन दैट द रेडियस ऑफ इक्वेटर is more than the radius of poles. And why is the radius of equator more than radius of poles? Because of the shape of the earth. Earth is ellipsoid in shape, bulged at equator and flat at poles. ठीक है, so this is one factor. इसको भी बहुत ही अच्छे से आप नोट कर लीजिए। एंड अब हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे एंड ग्राफ प्लॉट करके सारे फैक्टर्स को समराइज करेंगे। इतना हमने देख लिया, मिटा रहा हूँ, ओके। अब बहुत ही अच्छे से एक ग्राफ प्लॉट किया जाए। देखिए हमने जितने भी फैक्टर्स डिस्कस किए अफेक्टिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्पेसिफिकली अगर अर्थ की बात करें तो एक तो आपने देखा था, अगर दिस इज द अर्थ, अगर ये सेंटर है, थोड़ा सा लार्ज कर दूं यहाँ पे, अगर ये सेंटर है तो एक सिचुएशन क्या था कि हम स्मॉल एम मास जो है जिसके ऊपर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना चाहते हैं उसको एट अ डेप्थ h फ्रॉम द सरफेस रख दें, तब फॉर्मूला क्या आ जाता था। अगर मैं डेप्थ की बात करूं, मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे देखिए, सेंटर से इस मास का डिस्टेंस स्मॉल r, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू मासेस, अगर r दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू मासेस इज लेस देन द रेडियस ऑफ अर्थ। इसका मतलब क्या है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू मासेस इज लेस देन द रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ तो इतना है, तो इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ डेप्थ, है ना। दिस इज द केस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ। एंड उसका फॉर्मूला कितना आ रहा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला कितना आ रहा था, g कैपिटल M बाई आर क्यूब इंटू स्मॉल r। सो देखिए ये हमने डिराइव किया था, आप चेक कर सकते हो पीछे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डेप्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। व्हाट इज r? r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द मास ऑन विच वी आर कैलकुलेटिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो देख सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। सेकेंड सिचुएशन अगर मैं ले लूँ कि r स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द मास अगर रेडियस के इक्वल हो जाए, मतलब अगर ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ द अर्थ पे रख दिया जाए तो स्मॉल r और कैपिटल R इक्वल हो जाएगा। ये कौन सा केस है, दिस इज द मास इज केप्ट ऑन द सरफेस, एंड तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या आ जाता है, दैट कम्स आउट टू बी g कैपिटल M बाई स्मॉल r का स्क्वायर, एंड स्मॉल r का वैल्यू कितना है, कैपिटल R। सो इन प्लेस ऑफ स्मॉल r आई कैन पुट कैपिटल R, दिस वन। सो g कैपिटल M बाई आर स्क्वायर, कैपिटल M इज द मास ऑफ द अर्थ, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, दोनों कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, कांस्टेंट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए अगर मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ की बात करूं तो सेंटर से जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा, सेंटर से जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगा। फॉर्मूला ये वाला है ना, अगर मैं r को 0 पुट करूं सो g डैश का वैल्यू क्या आ रहा है एट अ डेप्थ, g कैपिटल M बाई आर स्क्वायर इंटू 0, दैट मीन्स 0। इसका मतलब सेंटर ऑफ द अर्थ पे, अगर मैं सेंटर ऑफ अर्थ की बात करूं, सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ की बात करूं, सेंटर ऑफ अर्थ में स्मॉल r का वैल्यू 0 है, स्मॉल r इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर, तो g डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। मतलब सेंटर ऑफ द अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 है। अब आप क्या कर रहे हो, सेंटर से यू आर मूविंग टूवर्ड्स द सरफेस, सेंटर से यू आर मूविंग टूवर्ड्स द सरफेस, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होते होते अगर आप सरफेस पे आ गए, सरफेस पे आके कांस्टेंट, एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि हमें पता है कि अब जब हाइट पे जाओगे, ये सरफेस था, सरफेस से अगर आप हाइट h पे चले गए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आएगा, मतलब इस केस में जो कैपिटल R है दैट इज द सेंटर से मास तक का डिस्टेंस दैट इज ग्रेटर देन द रेडियस। ये मैथमेटिकल वाला कंडीशन समझ रहे हो ना आप। अगर स्मॉल r का वैल्यू, व्हाट इज स्मॉल r, स्मॉल r इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द सेंटर ऑफ दैट स्मॉल मास m, जहां पे भी रखे वो मैटर नहीं करता। स्मॉल r अगर लेस देन कैपिटल R है, मतलब सर्टेनली ये जो स्मॉल m है दैट इज केप्ट इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब एट अ डेप्थ। अगर स्मॉल r का वैल्यू इक्वल टू कैपिटल R है, दैट मीन्स यू हैव केप्ट दैट मास m ऑन द सरफेस, एंड इफ स्मॉल r इज ग्रेटर देन द कैपिटल R, दिस मीन्स एट अ हाइट। तो हाइट वाला फॉर्मूला क्या आ जाता था, यही आ जाता था, g डैश इज gm बाई स्मॉल r का स्क्वायर। एंड अगर आप हाइट पे जा रहे हो, कितने हाइट पे चले गए, सरफेस से h हाइट,
तो सेंटर से आप कितने हाइट पे चले गए हो, रेडियस प्लस एच, ये था ना, स्मॉल आर का वैल्यू कितना है, आर प्लस एच। तो अगर ये पुट कर देंगे तो फॉर्मूला कितना आ रहा है, जी एम कैपिटल आर प्लस एच का होल स्क्वायर। देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फिर डिक्रीज कर गया होगा, मतलब हाइट पे भी जाके थोड़ा सा डिक्रीज कर गया होगा, एंड दिस इज द फॉर्मूला। हमने ये सब कुछ डिराइव किया। तो आपको यहां से जो समझ में आना चाहिए, अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ, यानी ये ग्राफ किस किस के बीच का ग्राफ होगा, जी वर्सेस आर ग्राफ, मतलब यू वांट टू प्लॉट द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मान लीजिए कि मैं एक्स एक्सिस पे आर ले रहा हूं डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, एंड वाई एक्सिस आई एम टेकिंग जी। व्हाट इज आर? आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। थोड़ा सा समझना, बहुत मजा आएगा। ये ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब आर का वैल्यू 0 एंड जी का वैल्यू भी 0, एंड ओरिजिन मतलब दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ। हम कहां से शुरू कर रहे हैं, सेंटर ऑफ अर्थ। तो सेंटर ऑफ अर्थ पे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना है, 0। सो अपना ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। इस पॉइंट का मतलब जब आर का वैल्यू 0 तब जी का वैल्यू भी 0, आप चेक कर सकते हो। व्हेन आर इज 0 तब जी इज 0। आर 0 मतलब यू आर प्रेजेंट एट द सेंटर, एंड सेंटर ऑफ अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू भी 0 है। अब जब आप सेंटर से टुवर्ड्स द सरफेस मूव कर रहे हो, मतलब स्मॉल आर का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, सेंटर से आप टुवर्ड्स द सरफेस मूव कर रहे हो, स्टिल यू आर एट अ डेप्थ, आप अर्थ के अंदर ही हो बट सेंटर से टुवर्ड्स द सरफेस मूव कर रहे हो, तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। मतलब आप सेंटर पे थे, सेंटर से यू आर मूविंग टुवर्ड्स द सरफेस, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लीनियरली इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होते 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 एक पॉइंट आएगा जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम हो जाएगा। कहां पे मैक्सिमम होगा, सरफेस पे आके। फिर से समझिए, इस पॉइंट से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट का मतलब सेंटर ऑफ अर्थ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। सेंटर ऑफ अर्थ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना है, 0 है। अब सेंटर से आप टुवर्ड्स द सरफेस जा रहे हो, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा, लीनियरली इंक्रीज होगा एकदम, इसीलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। इंक्रीज होते होते इंक्रीज होते 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 कब तक इंक्रीज होगा, सरफेस तक। सरफेस पे जाके उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, जिसका वैल्यू कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब अगर इस एक्सिस पे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस प्लॉट कर रहे हो, मतलब जब आर का वैल्यू इज इक्वल टू कैपिटल आर, स्मॉल आर का वैल्यू इज इक्वल टू कैपिटल आर, तब जी मैक्सिमम है। कोरस्पॉन्डिंग जी कितना होगा, कोरस्पॉन्डिंग जी हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ रहे हो, दिस इज एट द सरफेस। सेंटर पे जी का वैल्यू 0 एंड आर इज इक्वल टू आर, मतलब एट द सरफेस, एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो सेंटर से सरफेस की ओर जा रहे हैं। अगर ये पॉइंट O है एंड दिस इज A, सो O से लेके A तक हम जा रहे हैं, मतलब सेंटर से लेके टुवर्ड्स सरफेस जा रहे हैं, सेंटर से लेके टुवर्ड्स सरफेस जा रहे हैं, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगातार इंक्रीज हो रहा है। अब अगर हम और टुवर्ड्स राइट जाए, मतलब व्हाट यू आर डूइंग, आप सरफेस से और ऊपर जा रहे हो, सरफेस से ऊपर जा रहे हो, मतलब यू आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स अ हाइट, एंड हाइट में वेरिएशन कैसा होगा, व्हेन आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। यहां तक इतने पोर्शन तक आर इज लेस देन आर, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स इज लेस देन रेडियस। अगर डिस्टेंस इज लेस देन रेडियस, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। जब r का वैल्यू इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ, then acceleration due to gravity becomes constant, and that is the maximum value. Now when r is r plus h, that means you are moving above the surface, you are moving to a height. What is happening? As you can see, acceleration due to gravity is inversely proportional to 1 by r square, inversely proportional to r plus h का whole square, है ना। मतलब अब अगर हाइट पे जाओगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करेगा, तो इसका ग्राफ ऐसे होगा, मतलब हाइपरबोला तो नहीं होगा, कुछ ऐसा होगा ग्राफ। मतलब ये किसका ग्राफ है, g proportional to 1 by r square. G is inversely proportional to distance का square. So this is the graph that we require. इस ग्राफ का इंटरप्रिटेशन क्या है, इस ग्राफ का इंटरप्रिटेशन इतना है, at origin
that means when the value of small r is 0, that means when you are present at the center of the earth, what is the value of acceleration due to gravity? 0. Now as soon as you start moving away from the center of the earth, you are still at a depth, you are still inside the earth, but as soon as you are moving away from the center, that means acceleration due to gravity is increasing linearly. कब तक इंक्रीज होगा? जब तक आप सरफेस पे जा रहे हो तब तक इंक्रीज होते 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 सरफेस पे जाके मैक्सिमम हो जाएगा. सरफेस से और ऊपर जाओगे, सरफेस से और ऊपर जाओगे, फिर क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r square and small r is the distance between center to center. I hope I'm extremely clear. ये जो ग्राफ है ये नीट 2016 में भी पूछा गया था, AIPMT 2010 में भी पूछा गया था, काफ़ी बार मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम में ये पूछा गया है. 9 में क्यों बता रहा हूँ, थोड़ा सा क्लैरिटी हमें हो सकता है. ऐसे ग्राफ प्लॉट करना आपको नहीं आना चाहिए, बट बस मैंने बता दिया कि ये ऐसे 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 ऐसे, एग्जैक्टली हाइपरबोला नहीं है, ये कुछ ऐसे से डिक्रीजिंग आप देख सकते हो कि डिस्टेंस के साथ डिक्रीज कर रहा है. मतलब इस सब के बेसिस में हमने क्या कंक्लूड किया कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेंटर ऑफ अर्थ पे 0 है, डेप्थ पे जाओगे डिक्रीज होगा, सरफेस से डेप्थ पे जाओगे डिक्रीज होगा, सरफेस से हाइट पे जाओगे डिक्रीज होगा. सरफेस की अगर बात करें तो पोल्स में ज़्यादा होगा, इक्वेटर में कम होगा. दिस इज ऑल रिलेटेड टू एवरीथिंग रिलेटेड टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं हम. आपको ये सब समझ में आ गया होगा, अच्छे से नोट कीजिए. कुछ समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा रिवाइंड करके आप देख सकते हो. ओके, आज का लास्ट टॉपिक एकदम थ्योरेटिकल एंड छोटा टॉपिक है. एंड नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूँगा, इससे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ट्राई करूँगा लेना. ऑल्दो 9 के सिलेबस में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी अगर थोड़ा सा हम इस चैप्टर को अच्छे से डेवलप कर लेंगे सो विल बी एट अ प्लस पॉइंट. लास्ट टॉपिक इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. मास एंड वेट ऑल्दो हम डेली लाइफ पे काफ़ी मतलब मास को वेट बोल लेते हैं, वेट को मास बोल लेते हैं. हम ऐसे बोलते हैं कि मेरा वेट 60 kg है, बट एक्चुअली वेट कभी भी केजी पे नहीं हो सकता. फिजिक्स में इन दोनों के बीच में एकदम डिस्टिंक्ट डिफरेंस है. हम डिफरेंस देखना चाहते हैं. सबसे पहला फंडामेंटल जो इनका डिफरेंस है, डेफिनेशन इटसेल्फ. मास का मतलब क्या है? मास का मतलब इट इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी. किसी भी एक बॉडी में कितना मैटर है. देखिए, मास इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी. बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. तो एक बॉडी के अंदर कितना मैटर कंपोज्ड है, दैट इज मास. एंड व्हाट इज वेट? वेट इज बेसिकली अ फोर्स. इन फिजिक्स वेट इज अ फोर्स. व्हाट टाइप ऑफ फोर्स? देखिए, द अर्थ अट्रैक्ट्स ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट towards its center with a force, right? And that force is known as weight. So I can say that weight is the force with which earth attracts a body. Is the force with which earth attracts the body. अगर मैं बोलूं कि I have an object of mass m, अब इस ऑब्जेक्ट ऑफ मास m को अर्थ अट्रैक्ट करेगा विथ अ फोर्स. कितना फोर्स? क्या हम इस फोर्स के वैल्यू को निकाल सकते हैं? बिल्कुल, हम न्यूटन सेकंड लॉ यूज कर सकते हैं. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. मास तो हमें बोला गया था कि मास इज m, बट व्हाट अबाउट द एक्सीलरेशन? कौन अट्रैक्ट कर रहा है इसको? अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है. कितने एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा अर्थ ऑन अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो जस्ट आप एक ही जगह g पुट कर दो, आपका क्या आ जाएगा? F इज इक्वल टू m इंटू जी. एंड इसी को वेट बोल लेते हैं. दैट इज द रीजन वी से कि अगर आपको मास ऑफ द बॉडी m गिवन है, इसका वेट कितना आ जाएगा? m इंटू जी. सो ये m इंटू जी कैसे आया? फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ इटसेल्फ. हमने जस्ट लीनियर एक्सीलरेशन की जगह एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पुट कर दिया, क्योंकि ये फोर्स कौन सा है? दिस फोर्स इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी. सो एकदम आपको क्लियर होना चाहिए. मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी, whereas weight is the force with which earth attracts the body, is the force with which earth attracts the body. And if you have a body of mass m, उसका weight कितना हो जाएगा? Weight will be m into g, where g is the acceleration due to gravity, and acceleration due to gravity का value कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, और भी फंडामेंटल डिफरेंसेस देख लेते. मास कैसा क्वांटिटी है? मास इज अ स्केलर क्वांटिटी. सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है. बट वेट, सिंस इट्स अ फोर्स, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. इसका डायरेक्शन भी है ना.
वेट का डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स नहीं बोलना चाहिए, हमें हमेशा बोलना चाहिए टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अच्छी बात है। और क्या क्या डिफरेंसेस देख सकते हैं? इनका यूनिट में डिफरेंस आ जाएगा ना। मास का एसआई यूनिट क्या होगा? मास का एसआई यूनिट हो जाएगा केजी। मास का सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? सीजीएस यूनिट विल बी ग्राम। बट व्हाट अबाउट वेट? सिंस वेट इज अ फोर्स, सो व्हाट विल बी द एसआई यूनिट ऑफ वेट? न्यूटन, है ना। एंड इसको फंडामेंटली लिखे तो केजी मीटर सेकेंड टू द पावर -2। एंड व्हाट विल बी द सीजीएस यूनिट ऑफ वेट? सीजीएस यूनिट ऑफ वेट विल बी डाइन, सो ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड टू द पावर -2। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस अगर मैं देखूं, मास को अगर आपको मेजर करना है ना, यू कैन यूज अ बीम बैलेंस, वेयरएज अगर आपको वेट मेजर करना है यू हैव टू यूज अ स्प्रिंग बैलेंस। वेट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस, क्योंकि वेट इज बेसिकली द फोर्स, एंड फोर्स को मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस चाहिए, एंड मास को मेजर करने के लिए आप बीम बैलेंस या फिजिकल बैलेंस बोलते हैं उसको यूज कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर एक ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास ऑन अर्थ इज 2 kg, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं स्पेस पे लेके जाऊं, मास कितना होगा? 2 kg। मून पे लेके जाऊं, मास कितना होगा? 2 kg। इफ आई टेक इट टू सम अदर प्लैनेट, जुपिटर, मास कितना होगा? 2 kg। व्हाट आई मीन टू से इज मास ऑफ अ बॉडी इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन द बॉडी, एंड ऑन चेंजिंग प्लेसेस mass will not change because the body itself remains same. So mass does not change from place to place because it is a fundamental property of the body. It is the amount of matter content in the body, so it doesn't change. So it doesn't change from place to place. Doesn't change from place to place. ठीक है? It is constant everywhere. It is constant everywhere. सिर्फ मास एक कंडीशन में चेंज हो सकता है, दैट इज अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड बिकम्स नियरली इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलते हैं। आपको उतना पता नहीं होना चाहिए, बट इफ अ ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग विद स्पीड्स विच आर कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, देन मास विल चेंज। अदरवाइज नॉर्मल सिचुएशन में, नॉन रिलेटिविस्टिक केसेस में, क्योंकि हम डेली लाइफ में ऑब्जेक्ट्स का जो स्पीड रहता है, आप बोलेंगे कि भैया जेट प्लेन का तो स्पीड बहुत ज़्यादा है बट लाइट के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो मास में कोई अप्रिशिएबल चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना। तो उन सब के बारे में बात नहीं करना है हमारे लिए। तो मास डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वेयरएज वेट का फॉर्मूला हमने क्या देखा? वेट इज m इंटू जी। अब ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये तो काफ़ी सारे फैक्टर्स के साथ वेरी करते हैं। डिफरेंट प्लैनेट्स के लिए इसका वैल्यू अलग अलग होगा, हाइट पे अलग होगा, डेप्थ पे अलग होगा। सो दिस चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। पोल्स में अलग होगा, इक्वेटर में अलग होगा, इसीलिए वेट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हैं वेट से लेके। आपको बोल दिया जाएगा कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अर्थ अगर इतना है, तो इफ़ आई टेक दिस ऑब्जेक्ट टू मून तो वेट कितना होगा। तो सिर्फ किसके लिए वेरिएशन आएगा? स्मॉल जी के लिए वेरिएशन आएगा। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। सो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी लेंगे। आज के लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। हमने ग्रेविटेशन को काफ़ी डेप्थ पे कवर किया। देखिए, आपको लग सकता है कुछ एस्पेक्ट्स भैया यहाँ पे तो हमें बहुत टफ लगे हैं, हमने पहले ऐसा नहीं किया है। कुछ चीज़ें मैंने आपको हायर क्लासेस से इसलिए करवाया है कि क्योंकि देखिए आपके पास लॉकडाउन की वजह से एंड कोरोना की वजह से काफ़ी टाइम है, एंड एनटीएससी वगैरह में तो इतना ज़्यादा नहीं पूछता है, बट थोड़ा सा अगर हमें ज़्यादा पता होगा तो कोई लॉस नहीं है यार, क्योंकि आज के डेट पे देखो कि कंपटीशन ना थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है। इसीलिए ग्रेविटेशन जैसा चैप्टर अगर थोड़ा बहुत फील आएगा, वरना क्या होगा ना, हमें रटना पड़ेगा कि हाइट पे जाएंगे तो डिक्रीज़ होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डेप्थ पे जाएंगे तो डिक्रीज़ होगा। तो मैंने देखे कि क्लास 9 के बच्चे ना रट लेते हैं कि भैया पोल्स में ज़्यादा है, इक्वेटर में कम है। इसीलिए मैंने हर एक चीज़ आपको विथ रीजंस बताया है। ऑब्वियसली अब जैसे मुझे रीजंस आपको बताना है तो चीज़ों का डेरिवेशन मैंने आपको दिखाया है, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी वगैरह भी हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को एक्सप्रेस किया है। तो एट द फर्स्ट ग्लांस थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बट अगर आप हर एक चीज़ को अच्छे से नोट करेंगे, समझ के वीडियो को थोड़े बहुत रिवाइंड करके देखेंगे, एक बार अगर समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा अगर अपने एंड से एफर्ट देंगे, तो आई कैन अश्योर यू कि आफ्टर अटेंडिंग दिस लेक्चर्स ग्रेविटेशन चैप्टर आपका ऐसे डेवलप हो जाएगा कि आपको फ्यूचर में भी ग्रेविटेशन से कभी भी दिक्कत नहीं आएगा।
कुछ अच्छे एग्जाम्स में भी आप बैठोगे तो आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्योंकि आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। मेरा पर्पस सिर्फ इतना ही था कि आपको चैप्टर बहुत ही अच्छे से चमके एंड चीज़ों को आप फील कर पाए रेदर देन सिर्फ और सिर्फ रट लेने। ठीक है, तो रटना नहीं है, हर एक चीज़ को हमने समझ के किया है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर डाउट। एंड कोई और चैप्टर अगर आपको जल्दी जल्दी चाहिए तो आप वो भी बता सकते हो। विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो फॉर फर्दर अपडेट्स एंड टिल देन अच्छे से चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना। हैप्पी लर्निंग, बाय, टेक केयर।